हेलो वन, दिस इज श्रुति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। पेपर नंबर 1 तो हम कर चुके हैं, अभी कर लेते हैं अपना मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। राइट सर, दो पार्ट आपके मॉक टेस्ट पेपर के, पहले डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। स्टार्ट करूंगी डिवीजन बी के साथ, फिर ए कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए कवर नहीं करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, हमारा डिवीजन बी। राइट, सेकेंड। हाँ जी सर, आप लोग भी प्लीज अपने नोट्स डाउनलोड कर लो पहले। हाँ जी सर, डिवीजन बी में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। राइट, चलिए देखते हैं। जी सर, द फर्स्ट है, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्ट। As per the FRF, there's so many of the requirement फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का ना। ठीक है, तो एफआरएफ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का। अब एफआरएफ की रिक्वायरमेंट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए बहुत जगह ऐसी जगह आती है जहाँ पे मैनेजमेंट को जजमेंट्स लगानी पड़ती हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एस्टिमेशंस यूज करने पड़ते हैं। राइट, जैसे कोई प्रोविजन बनाना है, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने में सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। तो यस सर, द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। करेक्ट, ठीक है सर। सेकंड क्या स्टेटमेंट है? सेकंड है, इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम अप्लाइड टू द ऑल बिजनेस। नहीं सर, अंडर ऑल सर्कमस्टांस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। करेक्ट। क्या सर एक बिजनेस क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सारे के सारे क्लाइंट के यहाँ पे आप यूज कर सकते हो? सोच के देखो, प्रैक्टिकली नहीं है। हर क्लाइंट का बिजनेस अलग है, उसका नेचर अलग है, साइज अलग है। राइट, उसके अलावा उनके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अलग अलग है। सर ऑडिट प्रोग्राम में हम क्या डिफाइन करते हैं? ऑडिट प्रोग्राम में ये डिफाइन करते हैं ना कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को करते हुए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो क्लाइंट के बिजनेस और साइज के अकॉर्डिंग उन स्टेप्स में चेंज आ जाएगा। राइट, तो एक ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस पे नहीं लग सकता। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। क्लियर सर? ठीक है, नेक्स्ट है, inquiry alone provide ordinary does not provide sufficient audit evidence. Yes sir. Sir, we have multiple audit procedure जैसे inquiry, inspection, observation, right, reperformance, recalculation, analytical procedures। उसमें से इंक्वायरी इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या खाली इंक्वायरी करके तुम्हें सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे? नहीं सर, इंक्वायरी यूज किया जाता है, हर ऑडिट में यूज किया जाता है, लेकिन बाकी ऑडिट प्रोसीजर से कॉम्बिनेशन के साथ। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है सर? करेक्ट। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, द एसेस डू नॉट ऑर्डिनरी रेफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली। सर ऐसे 315 बात करता है इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। इन दोनों रिस्क को मिला के कौन सा रिस्क बनता है सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। राइट, और ऐसे 315 ने बोला है कि रिस्क ऑफ आरएमएम को किस तरीके से स्टडी करोगे, मतलब इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को किस तरीके से स्टडी करोगे? सर यस सर, स्टैंडर्ड ने सेपरेटली, मतलब वो अलग अलग से स्टडी करने के लिए नहीं बोलता। इवन तुम स्टैंडर्ड का नाम भी देखोगे तो क्या है? आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। राइट, तो वो इन दोनों को साथ में स्टडी करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ऑल्दो स्टैंडर्ड ना इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता, एक ही मानता है, डेट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अलग अलग स्टडी कर नहीं सकते। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसे एक साथ दोनों को स्टडी करना है या अलग अलग समझ के स्टडी करना है। बिकॉज सही आइडेंटिफिकेशन, सही इवेल्युएशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब वो साथ में स्टडी करो या अलग अलग स्टडी करो, वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। ऑलरेडी ऑल्दो स्टैंडर्ड के अंदर दोनों को सेम, मतलब एक साथ स्टडी करने के लिए बोला गया है, अलग अलग नहीं। राइट, ठीक है सर। इंटेंशनली एरर्स, इंटेंशनली एरर कौन सी होती हैं? दीज आर द फ्रॉड्स। ठीक है, मतलब कोई भी एरर अगर इंटेंशनली की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? फ्रॉड। ठीक है, आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डिडक्ट एंड ऑडिटर जर्नली डिवॉल्व ग्रेट अटेंशन टू दीज टाइप एरर्स। यस सर, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इंटेंशनली एरर को आइडेंटिफाई करना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज प्रॉपर तरीके से, सोफिस्टिकेट तरीके से इनको सिर्फ
परफॉर्म नहीं किया गया होगा, उसके बाद इनको हाइड करने के लिए भी प्लानिंग की गई होगी। तो इनको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। यूजुअली इनके लिए ऑडिटर को स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ द एरर्स। करेक्ट, यस सर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, यस सर, सारे के सारे ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते। कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कम या ज्यादा, ये मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे बिजनेस का साइज, बिजनेस का नेचर, ट्रांजैक्शंस का टाइप। अगर बहुत मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, रेदर देन वही सिस्टम में कम ट्रांजैक्शन तो कम कॉम्प्लेक्स है। तो जितना ज्यादा ईआरपी होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि ये वाला एरिया, ये वाला इन्वायरमेंट ज्यादा रिस्की है कि नहीं है। खाली ऑटोमेटिक हो जाते ही कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक जो चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है सर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, tools and techniques that are used to tap vast amount of the electronic data to obtain meaningful information is known as मीनिंगफुल डेटा नहीं सर, दीज टूल एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट, जो ऑडिटर यूज करता है ऑडिट करने के लिए। एक पहली स्टेटमेंट है जो अब तक इनकरेक्ट है, अभी तक सारे के सारे क्या थे सर, करेक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं सर, इन टूल्स टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट, राइट। जिनका यूज कौन करता है, ऑडिटर, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर सारा का सारा डेटा सर किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। तो वहां से मीनिंगफुल डेटा यूज करने के लिए, डेटा का इंपॉर्टेंट आउटपुट इंक्लूड आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स एंड टेक्निक यूज करता है ऑडिटर, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट, राइट। इनको यूज करके जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा। क्लियर। When the auditor is an automatic environment, inquiry is often the most effective and efficient and effective audit technique method. Is it? नहीं सर, सर ऑटोमेटिक मेथड के अंदर हमारे पास बेसिकली चार मेथड रहते हैं, दैट इज इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन। उसमें से जो सबसे इफेक्टिव होता है सर वो कौन सा होता है, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कौन सा रहता है सर, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। ये वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर के अंदर भी देखा था, वहां पे हमने बहुत डिटेल में देखा था, याद आया, यस सर। तो खाली इंक्वायरी इज नॉट सफिशिएंट एंड इज नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ द ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट। क्लियर सर, ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, राइट। सर बेटा बस इसमें ये याद रखना, जब भी लिख के आओ, जब भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट हो, तो खाली करेक्ट और इनकरेक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर कहीं पे स्टैंडर्ड सेक्शन इन सबका रेफरेंस दे सको तो प्लीज दे के आना, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना, सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ पे आप पूरे के पूरे नंबर ग्रैब कर सकते हो, पहली चीज। और जैसे ही पता है तुम्हें, तुमने ये जैसे ही हैंडल कर लिया ना अच्छे से, वैसे सोच लो तुम पास हो जाओगे, दैट इफेक्टिव, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है, ए है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल्स Act 1971 provides certain power to CAG in connection with the performance of his duty. Discuss कि सर सीएजी के पास कौन कौन सी पावर है अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। बेटा देख, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन के पास जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उन सबको ऑब्टेन करके उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो बुक्स वो अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा सर किसी ऑफिसर से, इम्प्लॉय से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट पर्सन से इंक्वायरी करनी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सर लास्ट पावर है, मोर ओवर पावर नहीं, दिस इज काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, कि सैम्पलिंग चेक, कि सीएजी को भी अगर नीड लगे तो वो सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर सकता है। तो देयर इज 4 टाइप ऑफ पावर्स, कौन कौन सी,
बुक्स ऑफ अकाउंट ऑब्टेन करने की। सेकंड है बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड है कि सर किसी पर्सन पर्सन एम्प्लॉय ऑफिसर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है, वो भी कर सकते हैं सर। एंड लास्ट इज सैम्पलिंग चेक, कि अगर सीएजी को लगे सैम्पलिंग का नीड है तो वो सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। मोर ओवर देयर इज अ क्लैरिफिकेशन कि भैया गवर्नमेंट को ऑडिट करो तो डजंट मींस डिटेल में ही करोगे, सैम्पलिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप सैम्पलिंग यूज कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है फ्रॉड इन द फॉर्म ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू डिडक्ट, एक्सप्लेन। सर देखो दो तरह के फ्रॉड होते हैं जिसके लिए ऑडिटर मोनली कंसर्न होता है। कौन सा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, राइट। यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर बच्चे बहुत कुछ जब जैसे ये पढ़ेंगे ना, गुड इज मोर डिफिकल्ट टू डिडक्ट, वो पता है फ्रॉड के बारे में लिख के आने लग जाएंगे कि फ्रॉड के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसीलिए उसको डिडक्ट करना डिफिकल्ट है, ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना चाहिए। नहीं सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के ऊपर शॉर्ट नोट जाना चाहिए। और इसके शॉर्ट नोट के अंदर आपके बेसिकली 3-4 पॉइंट कवर होते हैं जो अगर आपने लिखे हैं मिल जाएंगे। सर पहले तो ये बता फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स इज आल्सो काइंड ऑफ द फ्रॉड। तो सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करके प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसके लिए मल्टीपल प्रोसीजर कर सकता है, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, प्रॉपर बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया। थर्ड कि कौन सी गुड्स को यूज करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सर जब हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, इस गुड्स के अंदर सब कुछ आ सकता है, कोई टेंजिबल एसेट्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, आपकी स्टॉक्स हो गए, सब कुछ आता है। क्लियर? उसके अलावा सर यूजुअली जैसे कि प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट लेवल पे बोला जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट ज्यादातर बोला जाता है कि सर एम्प्लॉय लेवल पे होता है, लेकिन मैनेजमेंट भी कर सकता है। क्लियर? एंड ऑडिटर इसको चेक करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर कर सकता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल वेरिफिकेशन। क्लियर? बात समझ में आए? चलो एक काम करो, नोट्स में से पढ़ना चाहो तो नोट्स में से पढ़ सकते हो। काम करते हैं स्टडी मेट से पढ़ते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, ये 4 पॉइंट इस टॉपिक के अंदर आएंगे ही आएंगे। सर मैनेजमेंट के पास वेरियस प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से? फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना कि कौन, एक सेकंड, कि अप्रूवल किसका चाहिए ये गुड्स को यूज करने के लिए। क्लियर? इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, आपका स्टेशनरी, मशीनरी, स्टॉक, एनीथिंग। क्लियर? ज्यादातर कहा जाता है कि एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट भी परफॉर्म कर सकता है ये वाला फ्रॉड। क्लियर? ऑडिटर कैसे चेक करेगा? रिकॉर्ड्स को चेक करके और फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करके। बेटा देख, ये जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनके अंदर बच्चे ना बहुत गप मार के आते हैं। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करते या फिर बहुत गप मार के आते हैं। लेकिन पता है शॉर्ट नोट के अंदर भी ना यार, एक बार बताना, जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उसके पास भी तो बस वही आंसर्स है ना जो उसको मिले हुए हैं, उसी में से चेक करेगा तो गप मार के आओगे ना, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब जो मेन पॉइंट है ना वो अपने लिखे हो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स के अंदर सर आप चाहो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स में भी लिख के आओगे तो बहुत सही है, सामने वाले को वही आंसर मिलेगा सेम टू सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब हाउ द रिस्क ऑफ आईटी सिस्टम इफ नॉट मिटिगेटेड, मतलब आईटी के अंदर रिस्क है, कुड हैव इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट। इसका अगर आईटी के अंदर आपको रिस्क मिलता है तो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा सर ऑडिट के ऊपर? बेटा देख, अगर आईटी के अंदर हमें रिस्क मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे मिस स्टेटमेंट्स और एरर होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज रिस्की है, गलतियां हो सकती हैं। तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा सर? पहला तो आईटी सिस्टम के थ्रू जितने भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर रहे हो, जो डेटा आप ऑब्टेन कर रहे हो, जो इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं उन सब पर रिलाई नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर्स करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। सर आप पता है इसको किस तरीके से समझ सकते हो? सर देखो, इसका इम्पैक्ट जाएगा कहाँ पे? कंट्रोल्स के ऊपर।
कंट्रोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा, आप इनके ऊपर रिलाई नहीं करोगे बिकॉज आईटी सिस्टम वीक है, तो इंटरनल कंट्रोल भी वीक है। क्लियर। अब इंटरनल कंट्रोल वीक होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या जाता है सर, अब ऑडिटर को ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा रिस्क होता है उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके। तो भैया ज्यादा से ज्यादा ऑडिटर को काम करके आईटी सिस्टम पे रिलाई मत करो। आईटी सिस्टम ने जो डेटा दिया उस पर ब्लाइंडली रिलाई मत करो। इंटरनल कंट्रोलर उन पे रिलाई मत करो। ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो और नीड लगे तो अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्या करोगे सर, मॉडिफिकेशन। क्लियर, बात समझ में आई। अगर आईटी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क मिलता है तो उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा सर, आईटी सिस्टम किस किस चीज को इम्पैक्ट करता है, डेटा को, इंटरनल कंट्रोल को। तो सर उन पे रिलाई मत करो, ब्लाइंडली रिलाई मत करो, ज्यादा से ज्यादा खुद काम करो और ज्यादा से ज्यादा अश्योरेंस ऑब्टेन करो और नीड लगे तो और अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट है CAX is not sure about the kind of the sampling method to be used for the audit of a company। कौन कौन से methods यूज हो सकते हैं। Advise him about the choice of the methods। नेम ऑफ द मैथड्स ओनली। अच्छा पहले ही बोल दिया कि खाली मैथड्स के नाम देने हैं, एक्सप्लेन मत करके आना। ओके। ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मैथड्स हैं उनके नाम लिख के आओगे। इन वेरियस सर्कमस्टांस ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द एडवांटेज ऑफ द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग नहीं है, दिस इज द स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के कितने एडवांटेज हैं वो बताने, दो चीज बताने हैं सर बेसिकली आपको क्वेश्चन आपके पार्ट डी के अंदर। क्या क्या, वेरियस टाइप ऑफ द सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से और उनके खाली नाम बताने हैं। बेटा यहाँ पे कभी पेपर के अंदर भी ऐसे लिखा है तो खाली नाम लिख के आना, एक्सप्लेन करने से तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्लियर। दूसरा एडवांटेज। क्लियर, एक काम करते हैं इसको भी नोट से पढ़ लेते हैं बिकॉज इट्स अ बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चंस कवर होते हैं इसमें आपके। ठीक है, एक सेकंड, फटाफट नोट्स पे आ जाते हैं बेटा। यस आ गए। पहले तो कौन कौन से मेथड्स है सर सैम्पलिंग के। हाँ जी, सैम्पलिंग मेथड्स, इंटरवल सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, राइट। उसके अलावा है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, हाफाजर्ड, ब्लॉक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट। क्लियर, दीज आर द मेथड्स। सर एग्जामिनर ने बोला है, क्वेश्चन में आया खाली नाम लिख के आओगे तो खाली नाम लिख के आओगे, एक्सप्लेन मत करके आना। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एडवांटेज क्या है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के। सर दो तरह की सैम्पलिंग होती है, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। जो तुम्हारी स्टैटिस्टिकल होती है इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है रेदर देन सब्जेक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स और मेथड्स का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके तुम सैम्पलिंग चूज करते हो। क्लियर। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहला है सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज। किसके साथ, अगर तुम्हारे सर सैंपल क्या होते हैं, पूरी पॉपुलेशन को चेक करने के बजाय तुमने पॉपुलेशन, मान लो तुम्हें सेल्स को चेक करना है, सेल्स को अगर उसके अंदर 1000 यूनिट है, इस पूरे 1000 यूनिट्स को क्या बोलोगे सर, पॉपुलेशन। इस पूरी सेल्स को चेक करने के लिए हजार के हजार यूनिट ना चेक करके, अगर मान लो सर तुमने सर 400 यूनिट चेक कर ली, सैंपल बेसिस पे चूज कर लिया और 400 यूनिट निकाल ली, इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। क्लियर। तो क्या है सर, अगर तुम्हारी पॉपुलेशन का साइज बढ़ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा। आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, बेटा देख, स्टैटिस्टिकल के अंदर क्या होता है, तुमने एक मेथड लाके आइडेंटिफाई किया होता है कि भैया तुम्हें कितने सैंपल चाहिए। तुमने बोला कि सर 1000 यूनिट है, मैं इसमें से 40% अपने सैंपल चूज करूंगा। अगर कल इसका साइज 1500 भी हो जाएगा ना, आपका सैंपल साइज 40% ही रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो सैंपल साइज के बढ़ने के प्रोपोर्शन में आपका, सॉरी, पॉपुलेशन बढ़ने में, मतलब अगर आपकी आइटम्स बढ़ जाती हैं तो उसके बेसिस पे आपका सैंपल साइज इंक्रीज नहीं होता, सैंपल साइज आपका वही 40% ही रहा। क्लियर। मोर ऑब्जेक्टिव बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है, राइट। इसको यूज करते हुए किस तरीके से यूज किया जाता है कि सर जितना भी सैम्पलिंग रिस्क है, जितने भी रिस्क है उनको कम किया जा सके।
स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के बेसिस पे अपने मेथड्स डिसाइड करते हैं, अपना सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। क्लियर? ये बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर द लार्ज मेट्स ऑफ डेटा, मतलब पूरे डेटा को चेक करके भी आपको इतना बेटर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जितना तुम स्टैटिस्टिकल बेसिस पे अगर सैंपल को चूज करते हो फिर जो चीज को एनालाइज करते हो। क्लियर? बेटा देख, बात सुनियो अब जरा, जो मुझे मेनली तुम्हें बतानी थी, जिस वजह से मैं नोट्स के ऊपर आई थी। पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो तुम समझ जाओगे, लेकिन पेपर के अंदर कभी भी ये वाली लाइन मिले ना, प्रोवाइड द बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लार्ज मेस ऑफ डेटा, बेटा समझ जाना किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर क्या चीज बता के आनी है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि कौन सा वाला मेथड बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मैस ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है, तो क्या लिखा होगा? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इसके अंदर ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए सर, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन का ए है, as per the SA 220 quality control for an audit of financial statement, ठीक है सर, the auditor shall obtain information considered necessary in a circumstance before accepting an engagement with new client, explain stated clarity the information that would assist the auditor in accepting and controlling the relation with the client। बेटा देख, तुम्हारा ऐसे 220 किस चीज के बारे में बात करता है? ऐसे 220 बात करता है कि हर फर्म को, हर एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट के अंदर, हर एंगेजमेंट पार्टनर को हर ऑडिट के अंदर ऐसे पॉलिसी ना प्रोसीजर मेंटेन करके रखने चाहिए जिससे कि उसकी ऑडिट का काम अच्छा हो सके, ताकि उसकी ऑडिट का क्वालिटी मेंटेन हो सके। उसी में से सर उसने बताया कि जब भी किसी क्लाइंट का काम लोगे तो उस क्लाइंट का काम लेने से पहले कुछ बेसिक चीजें को चेक कर लेना। क्या क्या चेक करोगे? पहला तो उस क्लाइंट की इंटीग्रिटी, ठीक है, पहला क्लाइंट की इंटीग्रिटी। दूसरा कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे काम करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या आपके पास वो नॉलेज और रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, मतलब जो काम आप एक्सेप्ट करोगे उसको तुम ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्लियर? थर्ड, इस क्लाइंट के यहाँ पे तुम मतलब पार्टनर और उसकी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ और इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्लियर? लास्ट, अगर इस क्लाइंट का काम तुमने पिछले साल भी किया था, इस बार फिर से आ गया, तो भैया पिछले साल अगर काम करते हुए कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया था, कोई डिफिकल्टी आई थी, तो उन सबको सोच के काम लेना, उसके बिना नहीं। क्लियर? तो किसी भी क्लाइंट का काम लेने से पहले तुम्हें बेसिकली 4 चीजों को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाओ तभी काम लेना, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्टेबलाइज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी द ऑडिटर शेल असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है सर, जब भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो तुम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लोगे टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, सो डेट उसके बेसिस पे, इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तुम ये आइडेंटिफाई कर सको कि तुम्हारे ऑडिट का टाइमिंग क्या रहेगा। क्लियर? दूसरा, नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, किस टाइप की कम्युनिकेशन तुम्हें ऑडिट के अंदर चाहिएगी। ठीक है सर, इंक्लूडेड दिस केस दोज केसेस बाय विच द ऑडिटर कैन असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। हमें वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर देखो ऐसे 300 बोलता है कि जब भी ऑडिटर्स ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए उसे अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, सो डेट वो देख सके कि उसका टाइमिंग क्या रहेगा रिपोर्टिंग का और कम्युनिकेशंस का। क्लियर? तो रिपोर्टिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी इस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा? क्वेश्चन समझ में आया? बेटा देख, इसके लिए ना तुम मैनेजमेंट से कुछ चीजें डिस्कस कर लोगे। जैसे सबसे पहले तो भैया जो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट है इसकी डिस्कशन, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। क्लियर? कि ऑडिट रिपोर्ट कब तक चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, पहली चीज। उसके अलावा सर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए ना
ऑडिटर को कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करनी पड़ती हैं। क्या क्या? कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उनका एनटीई क्या रहेगा। सर देखो, ऑडिटर जो भी काम करता है ना, वो काम जितने भी ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करता है तो वो यूजुअली मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करता है। लेकिन बस एक चीज बोली गई है कि आप डिस्कस तो करोगे, बिकॉज देख एक बात बता ना, परचेज चेक करनी है तो इन्फॉर्मेशन की, परचेज की इन्फॉर्मेशन तो वही प्रोवाइड करेंगे ना। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म जो करते हो ना, उसके बारे में तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से डिस्कस तो करोगे, लेकिन जब भी डिस्कस करोगे तो ये याद रखना, इतना ज्यादा मत डिस्कस कर देना कि तुम्हारे प्रोसीजर्स का इफेक्टिवनेस चला जाए। जैसे सर प्राइस चेक करने जा रहे हो तो तब मत डिस्कस करना। तो डिस्कस करना है, लेकिन सोच समझ के कि कितना। सर क्वेश्चन क्या था, कि देख क्वेश्चन क्या था कि ऐसे 300 बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाते हुए तो तुम ना अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेते हो, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें किस टाइम पे रिपोर्ट देनी है और किस टाइम पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशंस करनी है। क्लियर? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए तुम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हो सर? पहला कि ऑडिट रिपोर्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब कब तक चाहिए। दूसरी चीज, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट वर्क है जो ऑडिटर करने वाला है उसका एनटीई क्या रहेगा, वो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेगा। थर्ड सर, डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑडिट, डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स और उनकी टाइमिंग जो ऑडिटर इशू कर सकता है उसके बारे में ऑलरेडी बता देगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो हम इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, और उनकी टाइमिंग क्या रहेगी। थर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, सर जैसे कि 210 हो गया, 580 के अंदर रिटर्न तुम्हें WR चाहिए होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ईयर जो ऑडिटर को चाहिएगी TCWG और मैनेजमेंट के साथ, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दीज आर द थिंग जो ऑडिटर स्ट्रैटेजी बनाते हुए मैनेजमेंट एंड TCWG से डिस्कस करता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसे काम कब और कैसे करना है, कौन कौन सी रिपोर्टिंग उसको चाहिएगी और उनकी टाइमिंग क्या रहेंगी। तो दीज आर द बेसिक 4 डिस्कशन जो ऑडिटर करता है कहाँ पर, स्ट्रैटेजी बनाते हुए। बात समझ में आई? ठीक है सर। नेक्स्ट है, द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर कौन सा स्टैंडर्ड इसके बारे में बात करते हैं, तुम्हारा SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या कहते हैं कि अगर कोई फैक्ट तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चले तो उसके रिगार्डिंग, सॉरी वापस पढ़ते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन एक बार पूरा रीड कर लो। हाँ जी। द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं करना पड़ता। However, when after the date of the audit report, but before the date of financial statements are issued, मतलब ऑडिट रिपोर्ट तो दे दिया लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुए हैं, मतलब जर्नल पर्पस शेयर होल्डर्स को इश्यू नहीं करी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, ऑडिटर ने उस पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स को नहीं मिली है। क्लियर? A fact become known to the auditor that it being known to the auditor at the date of the audit report, अगर वो फैक्ट पहले पता होता, may has caused the auditor to amend the audit report, explain the auditor's obligation in the above situation। कि भैया कोई ऐसा फैक्ट है, देख सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के दिन क्लोज होते हैं, मान लो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी सर 1 जून को, ठीक है, अभी 15 जून को मैनेजमेंट ये रिपोर्ट इशू कर देगी किसको, शेयर होल्डर्स को। क्लियर? लेकिन सर 4 तारीख को ऑडिटर को कोई ऐसा फैक्ट पता चल गया जो अगर उसे पहले पता होता तो उसका ओपिनियन चेंज हो जाता। तो इस केस में क्या करना है सर, इस केस के बारे में इसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। राइट? इसके बारे में बात करते हैं तुम्हारा SA 560। सर अगर किसी को भी 560 के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, आप पढ़ सकते हो, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि पूरा स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? एंड इट्स एडवाइस कि बेटा देख एग्जाम्स आने वाले हैं तो जहां जिस चीज में प्रॉब्लम आए ना तो फटाफट उसे सॉल्व कर लेना, पेंडिंग मत छोड़ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि इसके बाद तो कभी करोगे।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हें कोई फैक्ट पता चलता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, तो इस केस में ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर जनरली तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती होती, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा कोई फैक्ट पता चलता है जो पहले अगर पता चलता तो ओपिनियन अलग होता, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना चाहिए इस फैक्ट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसे मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चेंज करने की नीड है। उसके बाद आप इंक्वायरी करोगे कि मैनेजमेंट ने वो चेंज करे हैं कि नहीं करे। अगर मैनेजमेंट ने चेंज कर लिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चेंज किए तो ऑडिटर अपने एप्रोप्रिएट एक्शन ऑब्टेन करेगा। बात समझ पाए? सबसे पहले देखना है कि इस फैक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप मैनेजमेंट और TCW से डिस्कस करोगे कि सर देखो ये वाला फैक्ट आप डिस्क्लोज कर दो। अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो बहुत बढ़िया, नहीं डिस्क्लोज करे तो आप इसके बेसिस पे अपने एक्शन ऑब्टेन कर लोगे। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है, हाउ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर एट द प्लानिंग फेज ऑफ एन ऑडिट। सर प्लानिंग फेज के ऊपर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो? बेटा देख, ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत डायरेक्ट है, लेकिन अब मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। एक काम करते हैं, नोट्स के ऊपर चलते हैं। वेट, हम कहाँ थे? एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। बेटा देख, जो चीज ध्यान अभी जो बोलूंगी ना उसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। थिंग, बेटा देख, बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलने वाली हूँ। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देख, एनालिटिक सर एनालिटिकल प्रोसीजर भी छोड़ो। देख, एक तो होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होते हैं फर्दर प्रोसीजर। ये होते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 315 के अकॉर्डिंग, और फर्दर प्रोसीजर इस रिस्क के बेसिस पे आप कितने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं इसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 330 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। क्लियर? बेटा ध्यान से सुनना। देख, एनालिटिकल प्रोसीजर तीनों फेज में किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग फेज में भी किया जाता है, टेस्टिंग फेज मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी किया जाता है, और कंप्लायंस फेज पे भी किया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना जो भी मैं बात बोलूंगी। बेटा देख, रिस्क असेस करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग। तो बेटा जब देख, तुम्हारे पास ना ऑडिट प्रोसीजर तो यही है। ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब तुम इसको किस फेज में यूज कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि अगर तुम इसको रिस्क असेस करने के लिए यूज करते हो तो तुम्हारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बन जाते हैं। सब्सटैंटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए यूज करो तो तुम्हारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर बन जाते हैं। बात समझ पाए? अब सर, जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर को प्लानिंग फेज में यूज करते हो तो दीज आर लाइक योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो प्लानिंग फेज के ऊपर ये 315 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। सर एनालिटिकल प्रोसीजर ना दो अलग अलग स्टैंडर्ड है इनके ऊपर। अगर प्लानिंग फेज में किया तो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग किया जाता है, और तुमने अगर इन दो स्टेज पे किया तो इसके ऊपर एक अलग से स्टैंडर्ड है 300 520 सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। बात समझ पाए? प्लानिंग फेज 315 के अकॉर्डिंग होता है, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एविडेंस लेने के लिए, जब रिस्क को असेस करने के लिए यूज किया जाता है तो हम इसको बोलते हैं प्लानिंग फेज। जब यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर 315 के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एविडेंस यूज करने के लिए किया जाता है तो दे आर बिकम सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है 300 520 सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बात समझ पाए? प्लानिंग फेज 315 के अकॉर्डिंग और बाकी के दो फेज 520 के अकॉर्डिंग। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल में भी बच्चों को नहीं हो पाती है। ठीक है, अब सर 315 में प्लानिंग फेज में तुम क्या करते हो? प्लानिंग फेज में तुम एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करके उसकी बिजनेस की नॉलेज लेते हो, देखते हो कि कौन कौन से रिस्की एरिया और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। प्लानिंग फेज में जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो तुम बेसिकली इन तीन चीजों के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करते हो। बात समझ पाए? क्लियर? ठीक है सर, चलो।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल IFC एज पर द कंपनीज एक्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। IFC क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? हाँ जी बेटा। सेक्शन 134, तुम्हारा एक सेकंड जरा रुकना। हेलो, ठीक है। सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट इस चीज के बारे में बात करता है, IFC के बारे में बात करता है। सर 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट था ना, वहां पे IFC के बारे में इतना कुछ नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 इज वेरी कंसर्न अबाउट द IFC। इसने ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया है। क्लियर? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि IFC क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर एक काम करते हैं, जल्दी से बुक पे चलते हैं और वहां से रीड कर लेते हैं। सर IFC, दीज आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट लगाता है सो दैट वो क्या ऑब्टेन कर सके, जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज हैं उन सब के कंप्लायंस के ऊपर अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। क्लियर? सेफ गार्ड ऑफ द एसेट्स के लिए, दूसरा फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जर्नल, लेजर, ये सब तुम्हारे कंप्लीट और एक्यूरेट बने, और जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो टाइमली बेसिस पर रिलायबल बन सके, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो सके, और जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रिपेयर टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर और टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर हो सके और रिलायबल तरीके से प्रिपेयर हो सके। क्लियर? बात समझ में आए? तो दीज एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट बनाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योरिंग द ऑल सच थिंग्स। बेटा देख, अब जरा ध्यान से सुन, पेपर के अंदर क्वेश्चन आए IFC का मीनिंग, तब भी ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करके आने हैं। ये ऑब्जेक्टिव आए कि IFC का ऑब्जेक्टिव क्या है, तब भी यही पॉइंट आएंगे। IFC का ऑब्जेक्टिव, तब भी यही पॉइंट आएंगे। ऑब्जेक्ट कभी IFC का डेफिनेशन लिखने के लिए आए, तब भी यही लिख के आओगे। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। राइट? बात समझ में आई? सर इसके बारे में रिपोर्टिंग कौन करता है? ऑडिटर कहाँ करता है? ऑडिटर करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के क्लोज नंबर I के अंदर। राइट? उसके अलावा सर ऑडिट कमेटी को भी बताना पड़ता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि IFC के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी बताना पड़ता है अपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर कि जितने भी IFC लगे हैं वो एडुकेट है कि नहीं है। राइट? चलिए सर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे है, द ऑडिटर may choose to analyze the monthly trend to the power and the fuel expenditure. Explain how this analysis will be performed by the auditor. सर देखो, इसके लिए क्या करते हैं, पूरे महीने पूरे साल के हर महीने का मतलब 12 मंथ्स का एक समरी ले लेते हैं, दूसरा उसके बिल ले लेते हैं। मैनेजमेंट ने बुक्स बनाई होंगी तो उसको एक्सपेंडिचर को बुक भी किया होगा, तो उसके लिए समरी बनी होगी, तो वो समरी ले लेना, और जितने भी इनवॉइसेस है 12 महीनों के वो ले लेना। ठीक है? इसके अंदर एक तो एक्यूरेसी चेक करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा चेक करना कि सर बिल्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी समरी बनी है कि नहीं बनी, और सारे के सारे बिल्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी समरी के अंदर एंट्रीज पास हैं कि नहीं है। दूसरा, एक्यूरेसी चेक करना, अर्थमेटिकल तो कोई मतलब तुम्हारा कुछ लिखने में तो गलती नहीं होगी, 4000 का बिल था, गलती से 400 लिख दियो। क्लियर? ये चेक करना। उसके अलावा सर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके देखना। एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरीके से करोगे? सर अपना रेशियो एनालिसिस कर लेना, जैसे कि एक प्रोडक्शन को बनाने में इतना यूनिट लगता है, तो देख लेना टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, वो सब कैलकुलेट करके देख लेना। हर महीने में देख लेना कि सर ट्रेंड के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है किसी महीने में बहुत ही ज्यादा ही एक्सपेंडिचर और किसी में बहुत कम, ऐसा कोई डेविएशन और वेरिएशन हो उसको चेक कर लेना। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, समरी लेनी है, बिल लेनी है 12 महीनों का, एक दूसरे से मैच करोगे। उसके अलावा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखोगे और एनालिटिकल प्रोसीजर देख लगा के ये चेक करोगे कि कुछ अनयूजुअल सा इंडिकेशन तो नहीं है। क्लियर? बात समझ पाए? ठीक है सर, आ गया मैम समझ में। नेक्स्ट क्या है, राइट द ऑडिटर प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको स्टडी मैट से पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट पढ़ने का क्वेश्चन है कि भैया ट्रेड रिसीवेबल को एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ऑडिटर के पास कौन कौन से प्रोसीजर है। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा टेंजिबल एसेट्स आ गया, यहीं पे होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी सर, उसके एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स कि जितने बुक्स में आ रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, दूसरा जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे बुक्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आप क्या करोगे सर, आप चेक करोगे जितने भी इनवॉइसेज हैं वो खाली एक ही बार रिकॉर्ड हो, एक से ज्यादा कोई भी इनवॉइस रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, दूसरा उनका एजिंग रिपोर्ट ले लेना, उनके लेजर्स के साथ टैली करके देख लेना। राइट, जितना भी रियलाइजेशन है वो बिल वाइज है कि नहीं है। सर मान लीजिए किसी ए है, ए को 5 कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है, अब अगर उसे रिकवरी हो रही है तो सर देख लेना कि किस तरीके से उसकी एंट्री कर रखी है, बिल वाइज पास कर रखी है या फिर टोटल में से उसको माइनस किया हुआ है। क्लियर, अगर कोई मनी एडवांस में रिसीव्ड है तो वो देख लेना कि ठीक से एडजस्ट किया गया है कि नहीं किया गया। अगर कोई अमाउंट बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो उसका रीजन पूछना और देखना कि भैया अगर बहुत लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो तुमने इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लिए। दूसरा, अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया। थर्ड सर, डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करो। रिलेटेड पार्टी है तो सर इस केस में क्या करोगे, चेक करना कि प्रॉपर अप्रूवल्स वगैरह जो लेनी चाहिए थी शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से, वो अप्रूवल्स ली गई हैं कि नहीं ली गई हैं, और एज पर द कंपनीज एक्ट का कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा रीजनेबिलिटी की जिस ट्रांजेक्शन जिस वैल्यू पे वो ट्रांजेक्शन हुई है वो आर्म लेंथ प्राइस थी कि नहीं थी। दूसरा, एज पर द AS 18 उन सबका रिकॉर्डिंग किया गया है कि नहीं किया गया। उसके अलावा सर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के आप चेक करोगे क्या कुछ अनयूजुअल इंडिकेशन तो नहीं है। एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्स का एंट्री सिर्फ एक बार बुक हो, रिलेटेड पार्टी के केस में अलग से चेक करोगे, सैप लगा के चेक करोगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करोगे सर। उसके अलावा अगर कोई अमाउंट बहुत लंबे टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग था तो वो डिटेल में चेक कर लेना, देख लेना जितना भी रिकवरी हो रहा है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। राइट, ठीक है सर। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हाँ जी, पहला है मैनेजमेंट ऑफ जेड लिमिटेड वांट टू इंक्लूड ऑल कॉस्ट incurred by the company in valuing the cost of inventories। सारी की सारी सर मैनेजमेंट सारी की सारी कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहता है। द अकाउंटेंट इन however of the view that the certain cost should be excluded from the cost of inventories and should be recognized as expenditure for the period in which they are incurred। What are the such costs that should be excluded while determining the cost of inventory? सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालते हुए आपको कौन कौन सा ऐसा कॉस्ट कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर रहता है जिसको आप एक्सक्लूड कर देते हो। सर जितना भी अब नॉर्मल लॉस होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर जो होगा, उसके अलावा सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आप इंक्लूड नहीं करते। उसके अलावा सर स्टोरेज कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ ऐसा इन्वेंट्री है जिसको स्टोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इंकर करना जरूरी है, जैसे कि आइस हो गया, उसको स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना जरूरी है। तो ऐसा कोई स्टोरेज कॉस्ट है तो बात अलग है, उसके अलावा कोई एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट है सर तो वो भी आप इन्वेंट्री के अंदर नहीं डालते। तो दीज आर द बेसिक एक्सपेंडिचर जो इन्वेंट्री के अंदर नहीं आनी चाहिए। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, आई नो आप इसके अंदर कोई गलती नहीं करके आओगे। Admitted the circumstance under which the retiring auditor can be reappointed। सर किस किस केस के अंदर रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकते हैं। सर पहला केस सर 141 सेक्शन 141 किस चीज के बारे में बात करता है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सर एक तो सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। राइट, उसके अलावा या वो क्वालिफाइड है लेकिन हो सकता है कि वो अपनी विलिंगनेस बोल दे कि सर मुझे इस कंपनी में फिर से ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना, अपनी अनविलिंगनेस दिखा दे, या फिर शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस पास कर दे कि सर हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। सर दीज आर द केसेस जिसके अंदर वो रीअपॉइंट हो सकता है। कौन कौन सा, वो अगर 141 के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा उसने अपनी अनविलिंगनेस नहीं दी है कि उसने ये नहीं बोला है कि सर मुझे और काम नहीं करना,
या फिर शेयर होल्डर्स ने नोटिस पास नहीं किया कि सर इसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे या फिर इसके अलावा किसी और को अपॉइंट करेंगे, अगर ऐसा कोई नोटिस पास नहीं हुआ, इस केस के अंदर भी वो रीअपॉइंट हो सकता है। लास्ट केस कि अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एक काम करते हैं, इसको जरा नोट से पढ़ लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए आपको सर। क्वेश्चन है कि किस केस के अंदर रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो। पहला, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए रीअपॉइंट होने के लिए 141 के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, उसने कोई नोटिस ना दिया हो अनविलिंगनेस का, जहां पे वो खुद लिख के बोल दे कि सर मुझे काम नहीं करना, या फिर उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ जनरल मीटिंग के अंदर किस चीज के बारे में, कि इसके अलावा या तो कोई और अपॉइंट हो गया, अगर कोई और अपॉइंट हो गया तो सर इसको रीअपॉइंट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोई अपॉइंट हो गया है, या फिर शेयर एजीएम के अंदर एक एसआर पास हो गया कि सर इसको अपॉइंट नहीं करना, राइट। और ऐसा कोई केस नहीं है, तो अगर किसी एजीएम के अंदर कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ होगा ना, तो पुराना ऑडिटर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर लेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, ठीक है। बात समझ में आई। अगर किसी एजीएम के अंदर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा तो पुराना ऑडिटर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट कर लेगा, अनलेस ये कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो, राइट। बात समझ पाए, ठीक है सर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारो 16 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है किस किस चीज के बारे में। पहला सर, अगर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन्स बोरोइंग्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक एक्सेट्रा, तो सर इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे जाता था। कारो 16 के अंदर तुम्हारा क्लोज नंबर 8 के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो पहले तो एक रिपोर्टिंग जाती है, डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो खाली यही रिपोर्टिंग जाएगी, अगर डिफॉल्ट हुआ तो उसके अलावा क्या रिपोर्टिंग जाती थी, अमाउंट एंड पीरियड के बारे में भी। क्लियर। नेक्स्ट है सर, फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, इसका रिपोर्टिंग कहाँ जाता था 2016 में सर, कारो के अंदर पैराग्राफ 10 के अंदर दो रिपोर्टिंग जाती हैं। पहला, फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो बात खत्म, अगर हुआ तब दो रिपोर्टिंग करोगे, यस हुआ है, और उसके अलावा दो चीज बतानी होती है, क्या, अमाउंट कितने रुपए का फ्रॉड है, दूसरा नेचर। क्लियर सर, ठीक है सर। नेक्स्ट है, mention the expenditure of the circumstance where the auditor may consider it necessary to include an in phases of matter paragraph. ऐसे 706 EOM ना OM, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से मैटर्स हैं जिसके अंदर EOM और OM देना जिसके अंदर EOM देना पड़ता है। सर EOM कब जाता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो एकदम सही प्रेजेंट है, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि जो यूजर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अलग अलग से एक पैराग्राफ बना सकते हो ईओएम, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है सर, इसके मल्टीपल एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल सर आपको पास हैं, जैसे कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऐसा कोई इवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए और आया भी है, ठीक है, लेकिन आपने अलग से दिखा दिया, राइट। उसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो मान लीजिए सर अगले साल से लगानी है एज पर द इंस्टीट्यूट, लेकिन आप अर्ली एप्लीकेशन कर रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा करते हो ना, तो इस केस के अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि देखो ये वाला एप्लीकेशन वैसे तो नेक्स्ट ईयर से सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन हम अर्ली एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से लिख दो। ठीक है सर। उसके अलावा सर कोई अगर सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी है, कोई इवेंट है, मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है सर, मान लीजिए कोई वर्क तुम्हारे गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है, कोई फैक्टर था, मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर भी दे दिया, ऑल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर तरीके से गया, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो सर आप ईओएम पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन है जिसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो डाल दो। तो देयर इज अ मल्टीपल एग्जांपल, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि सर ईओएम का मतलब क्या है, एग्जांपल आप लिखाओगे। क्लियर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
advance under एक second advance under consortium in the content of the prudence known on the income recognizations asset classification and the provisions regarding provision pertain to the advances. Sir, कंसोर्डियम के केस में तुम्हारे क्या नोन्स है, क्या प्रोविजंस है? एडवांस अंडर कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? सर कोई मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए टाटा को लोन चाहिए, अब टाटा का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो सर एक बैंक तो उसको लोन दे नहीं सकता, मान लीजिए सर 6,000 करोड़ का लोन चाहिए उसे, ठीक है। अब सर एक बैंक के लिए लोन देना डिफिकल्ट था तो 3-4 बैंक मिल के लोन देते हैं। अगर किसी एक बंदे को, किसी प्रोजेक्ट को अगर एक से ज्यादा बैंक मिल के लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक होता है आपका लीडिंग बैंक जो सारा वर्क, जितना भी पेपर वर्क होता है वो सब करते हैं, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है उससे पैसे लेता है, मतलब जो प्रिंसिपल आना चाहिए, जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो इंस्टॉलमेंट्स देता है और उसके बाद अपने सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। तो बेटा कंसोर्टियम के अंदर एक प्रिंसिपल है कि बेटा एनपीए तभी बनाओगे, एनपीए ना रिस्पेक्टिव बुक्स में बनेंगे। रिस्पेक्टिव बुक्स का क्या मतलब है? सर मान लीजिए पैसे आ गए, प्रिंसिपल आ गया, 3 बैंक को मिल गया, एक बैंक को नहीं मिला। एक बैंक को नहीं मिलाना तो खाली वो जो एक बैंक है वो ही एनपीए बनाएगा, बाकी बैंक नहीं। सारे बैंक इंडिविजुअली अपना रिकवरी देखेंगे, अगर जिनको रिकवरी मिल रहा है वो अपने बुक्स में एनपीए नहीं बनाएंगे, जिनको रिकवरी नहीं मिल रहा सिर्फ